दुःखदं मरणं करुणं मिलनं मधुरं स्मरणं करुणं कालवशादिह सकलं करुणं समयाद्यपते अखिलं करुणम्। नमस्कारम। हर किसी को नमस्कारम। तो दुनिया का एक बड़ा हिस्सा अपना कामकाज शुरू करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जो हो रहा है उसकी प्रकृति के कारण कामकाज उतनी तेजी से नहीं बढ़ रहा है जैसे उसे बढ़ना चाहिए। भारत में भी कामकाज को वापस शुरू करने के लिए कई और चीज़ों को होना होगा। इसमें कुछ महीने लगेंगे, लेकिन जैसे जैसे ये हो रहा है, जैसे जैसे इंसान ये विश्वास करने की कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ें सामान्य हो रही हैं, दुनिया में कोरोना के मामलों की संख्या, दुनिया में पॉजिटिव केस 70 लाख को पार कर गए हैं। मौतों की ऑफिशियल संख्या 4 लाख पार कर गई है। मुझे यकीन है कि ये इससे कहीं ज़्यादा है। भारत में पिछले 24 घंटों में नए मामलों में सबसे ज़्यादा बढ़त हुई है, 10,000 से ज़्यादा। हालांकि इसका सकारात्मक पहलू ये है कि ये कुछ ही शहरों में सीमित है, तो इसे काबू में रखना आसान है, बजाय इसके कि ये पूरे देश में फैला होता। अमेरिका ने मेरे ख्याल से 15 लाख का आंकड़ा पार कर लिया है। क्या मैं सही हूं? वहां मामलों की संख्या 15 लाख से ज़्यादा हो चुकी है। 1,12,000 से ज़्यादा मौतें हो चुकी हैं। इसके अलावा रंग भेद की दुर्भाग्यपूर्ण और स्थायी समस्या और उसकी प्रतिक्रियाएं भी ऐसे एक समय में उस देश को नुकसान पहुंचा रही हैं। रंग, संप्रदाय और जाति के आधार पर काफी अत्याचार किया गया है, काफी खून बहा है, कई सारी जानें ली गई हैं, लेकिन समस्या अभी भी कायम है। मोटे तौर पर कानून की दृष्टि से दुनिया निष्पक्ष बन गई है। मोटे तौर पर अभी भी कुछ देश हैं जो धार्मिक गणतंत्र हैं, जहां कानून के अनुसार भेदभाव होता है, लेकिन ज़्यादातर देश कानून या अपने संविधान के संदर्भ में परिपक्व हो गए हैं। लेकिन कई इंसान, दुर्भाग्य से ऐसे लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है, वे विकसित होने से इनकार कर रहे हैं और वे उन्हीं पूर्वाग्रहों को, उसी भेदभाव को और उसी चुनिंदा क्रूरता को जारी रख रहे हैं, या तो रंग के आधार पर, या संप्रदाय या जाति के आधार पर। निष्पक्ष कानूनों के लिए लड़ना एक पूरी तरह से अलग प्रक्रिया है, लेकिन व्यक्तिगत इंसानों को रूपांतरित करना एक बिल्कुल ही अलग प्रक्रिया है।
आपको समझना होगा कि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन तक आपको पता होना चाहिए कि तब तक इस देश में रंग भेद की एक असरदार प्रक्रिया लागू थी। और फिर अमेरिका का नागरिक अधिकार आंदोलन, उन्होंने एक अलग तरीके से लड़ाई लड़ी, क्योंकि वे लड़ रहे थे अन्याय भरे कानूनों के खिलाफ। अब कानूनों को ठीक कर दिया गया है, लेकिन इंसान के दिल और दिमाग से अन्याय नहीं निकला है। इसे सड़कों पर लड़कर ठीक नहीं किया जा सकता। ये कहीं ज्यादा मुश्किल काम है। ये मानव चेतना को ऊपर उठाने के बारे में है। ये इंसानों को रूपांतरित करके उन्हें हर जीवन के प्रति अधिक जागरूक और संवेदनशील बनाने के बारे में है। हमें ये समझना होगा, मैं सूअरों के साथ निर्दयी हूं, लेकिन मैं लोगों के साथ अच्छा हूं, यह काम नहीं करने वाला। क्योंकि जब आपके दिल में चुनिंदा निर्दयता होती है, तो एक दिन आप किसी इंसान को सूअर कहकर उसके साथ भी वही चीजें करेंगे। वो दूर नहीं है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि मानव चेतना को विकसित होना होगा, मानव चेतना को ऊपर उठना होगा और हर जीवन के प्रति संवेदनशीलता होनी चाहिए। वैसे मैंने सूअरों का उदाहरण चुना क्योंकि अभी अभी हर जगह ऐसे वीडियो सर्कुलेट हो रहे हैं, क्योंकि अमेरिका में मांस का बाजार मंदा चल रहा है। किसी फार्म में जो एक सूअरों का उद्योग है, चूंकि उन्हें बेचा नहीं जा सकता, लेकिन कितने दिनों तक उनको खाना खिलाते रहें, तो उन्होंने कुछ 100 या 1000 सूअरों को मारना तय किया। देखने में वो सैकड़ों सूअर लगे। उन्होंने उन्हें गर्म भाप से मारना तय किया। 140 डिग्री पर गर्म भाप निकल रही है और सूअर चीख रहे हैं। वहां भाप को भरने में और उन्हें मरने में काफी समय लगता है। और फिर भाप को निकालने के बाद कुछ सूअर अभी भी नहीं मरे हैं, तो एक आदमी बंदूक लेकर एक एक करके उन सभी को गोली मार रहा है जो अभी तक मरे नहीं हैं। जब हम एक प्राणी के साथ ऐसा कर सकते हैं, तो हम दूसरे प्राणी के साथ भी ऐसा कर सकते हैं। और स्वाभाविक रूप से हम ऐसा उन इंसानों के साथ भी करने लगेंगे जिन्हें हम पसंद नहीं करते, कारण चाहे जो भी हो, चाहे वो उनका रंग हो या जाति हो या संप्रदाय हो, हम उन्हें पसंद नहीं करते और हम वही चीजें करेंगे। तो संवेदनशीलता जीवन के प्रति ही होनी चाहिए, इस इंसान या उस इंसान या एक खास समस्या के प्रति नहीं। भारत में पिछले कुछ दिनों से ये चल रहा है। एक हथिनी, एक गर्भवती हथिनी की हत्या हो गई उस अन्नानास से जो पटाखों से भरा था या किसी विस्फोटक पदार्थ से। पोटेशियम नाइट्रेट वो एक विस्फोटक है, वो असल में पटाखा नहीं है। वैसे उसका निशाना हाथी नहीं था। अभी ये हाथी के साथ हुआ तो पूरे देश की चेतना को चोट पहुंची और इसके खिलाफ एक पूरा आंदोलन सोशल मीडिया पर चल रहा है। लेकिन हमें समझना होगा कि इसका निशाना जंगली सूअरों पर था, क्योंकि कुछ समुदाय सूअरों से बहुत ज्यादा नफरत करते हैं। वो नहीं चाहते कि सूअर उनकी जमीन में, उनके खेतों में, उनके घर के आसपास आएं, तो वो ये चीजें लगा देते हैं। और दुर्भाग्य से इस हथिनी ने उसे उठाकर अपने मुंह में डाला और वो फट गया। और वो हथिनी मरने से पहले मेरे ख्याल से लगभग 2 हफ्तों तक तड़पती रही। मुंह से खून बहने के कारण वो भूखी रही और मर गई। वो आकर एक तालाब में खड़ी हो गई अपने मुंह को पानी से ठंडा करने के लिए, और वहीं खड़े खड़े मर गई। तो उसे देखकर हर कोई विचलित हो गया है। यही हमारी समस्या है कि हम एक निर्दयता से विचलित होते हैं, हम दूसरी से विचलित नहीं होते। अगर ये मेरे साथ होता है तो ये निर्दयता है, अगर ये आपके साथ होता है तो ये निर्दयता नहीं है। ये वही बात है। अगर ये इस प्राणी के साथ होता है तो ये निर्दयता है, अगर ये उसके साथ होता है जिसे मैं पसंद करता हूं, तभी ये एक समस्या है। तो यही सब जातिवाद है, यही सब धार्मिक पक्षपात है, यही जाति भेद है कि अगर ये मेरे साथ होता है
तो ये तकलीफ देता है, या अगर ये उसके साथ होता है जो मेरा है तो ये तकलीफ देता है, अगर ये उनके साथ होता है तो ये तकलीफ नहीं देता। तो ये बस कानूनों को बदलने से खत्म नहीं होने वाला। ये इंसानों को विकसित करने के बारे में है, एक उच्च स्तर की चेतना तक, एक अधिक समावेशी अस्तित्व तक, एक अधिक संवेदनशील जीवन बनने तक। दुर्भाग्य से एक ऐसे समय में ये हो रहा है जब एक वायरस मौजूद है और लोग मर रहे हैं। अमेरिका में सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं। दुर्भाग्य से इस समय पर यह जातिवाद फट पड़ा है। वैसे ये हर समय हो रहा है। कोई भी व्यक्ति जिसकी त्वचा का रंग गहरा है वो पूरी तरह से बचा नहीं है। यहां तक कि मैं भी इससे बचा नहीं हूं। जब मैं अमेरिका जाता हूं तो यहां वहां चीजें होती हैं, लेकिन खासकर ये जॉर्ज फ्लॉयड केस बहुत ज्यादा कठोर था और उसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। उसे बिल्कुल अनदेखा नहीं किया जा सकता, क्योंकि जिस तरह से ये हुआ। अभी एक और वीडियो सर्कुलेट हो रहा है जिसमें पुलिस एक काले आदमी के कुत्ते को गोली मार रही है। ऐसी कई सारी चीजें हैं। इससे लड़ाई करके हल नहीं किया जा सकता। इसके लिए ज़रूरत है एक सामाजिक रूपांतरण की और व्यक्तिगत इंसानी विकास की। सामाजिक रूपांतरण के अर्थों में मैं जानता हूं, अगर मैं ये बात कहूं तो बहुत से लोग मुझसे नाराज़ हो जाएंगे, मगर एक चीज़ जो तुरंत होनी चाहिए अगले 3 से 5 सालों में, वो ये है कि सरकार से किसी योजना वगैरह के तहत गहरे रंग के युवाओं की एक निश्चित संख्या को पुलिस में भर्ती होना चाहिए। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। और हर प्रांत में एक निश्चित संख्या में अफ्रीकी, अमेरिकी, हिस्पैनिक पुलिस वाले होने चाहिए। इससे ये कुछ हद तक ठीक हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये समस्या को खत्म कर देगा। कम से कम वो बेहतर ढंग से कानून लागू कर सकते हैं, क्योंकि वे अपने समुदायों को समझते हैं। उन समुदायों तक उनकी अधिक पहुंच है। उन्हें हर वक्त पुलिसिंग करने की ज़रूरत नहीं है। वो बातचीत कर सकते हैं और अपराध को भी बेहतर ढंग से संभाल सकते हैं, क्योंकि सारे अपराध सिर्फ हत्या के नहीं होते। सारे अपराध बैंक लूट वगैरह के नहीं होते। कई अपराध होते हैं जो बच्चों, युवाओं, औरतों के द्वारा तमाम मजबूरियों में किए जाते हैं। उन चीज़ों को आसानी से संभाला जा सकता है अगर कोई हो जो उनसे बात कर सके, न कि कोई ऐसा जिसका एक हाथ हमेशा अपनी बंदूक पर रहता है। तो इस तरह कुछ सामाजिक परिस्थितियों को बदला जा सकता है, लेकिन मानव चेतनता को ऊपर उठाए बिना, हर इंसान को जीवन के प्रति अधिक संवेदनशील बनाए बिना, ये एक ऐसी चीज़ है जिस पर दुनिया के हर समाज को सोचना चाहिए। अगर हम मनुष्यों के खिलाफ क्रूरता को खत्म करना चाहते हैं, Cruelty against animals also need to go away. तो पशुओं के खिलाफ क्रूरता को भी खत्म करना होगा। मगर अभी मुझे लगता है कि हम पशुओं के साथ बहुत निर्दयता से पेश आ रहे हैं। ये दूसरे इंसानों के साथ भी वैसे ही बर्ताव में अभिव्यक्ति पाता है। ये करना बहुत आसान है। जब आप एक प्राणी के साथ ऐसा कर सकते हैं तो दूसरे के साथ ऐसा करना बहुत दूर नहीं है। मेरे ख्याल से इसे एक अधिक मूलभूत रूप में सुलझाए जाने की ज़रूरत है। और ये आंदोलन, आप कितने दिनों तक सड़कों पर विरोध प्रदर्शन करेंगे? शायद अगर अभी 12 दिन हो गए हैं, शायद आप इसे 20 दिनों तक करें, फिर यह ठंडा पड़ जाएगा। इसे ऐसे नहीं होना चाहिए। जब ऐसी कोई घटना नहीं होती तब भी साल के 365 दिन इसे कायम रखना चाहिए। सड़क पर नहीं, बल्कि हम जहां भी हैं, हम जिस भी पद पर हैं, समाज में हमारा जो भी स्थान है, वहां हमारी जो भी जिम्मेदारियां हैं, वहां इसे कायम रखना चाहिए। इसे बदलने का यही एकमात्र तरीका है। सिर्फ कुछ बार विरोध प्रदर्शन करना शायद कारगर ना हो, लेकिन अभी समझा जा सकता है कि लोग गुस्से में हैं। जब लोग गुस्से में होते हैं तो वे हमेशा समझदारी की चीज़ें नहीं करते। ये समझना बहुत बहुत महत्वपूर्ण है कि अब ये एक आदमी की जान के बारे में नहीं है। एक इतिहास रहा है। लोगों के ऊपर कई 100 सालों तक बहुत ज़्यादा अत्याचार किया गया है। तो ये सुधार रातों रात नहीं हो सकता। अगर हम एक पीढ़ी के रूप में अपना समय पूरा होने से पहले इसे संभव करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, तो हम इस दुनिया को काफ़ी कम पक्षपात के साथ छोड़कर जा सकते हैं। ऐसा करना बिल्कुल संभव है। खैर,
कई सारी हर तरह की पूछताछ और कमेंट्स और हर चीज़ होती रही है इस सद्गुरु एक्सक्लूसिव की घोषणा के बारे में, जिसके कुछ बैनर सोशल मीडिया में डाले गए थे। इसका विचार इसलिए आया क्योंकि पिछले 6-7 सालों में, या शायद उससे थोड़ा अधिक, मेरी स्थिति कुछ ऐसी बन गई है। मैं जहाँ भी जाता हूँ वहाँ बहुत ज़्यादा संख्या में लोग होते हैं, चाहे ये दर्शन हो या सत्संग हो। लगभग सब कुछ वेबकास्ट होता है, वो टेलीविज़न पर होता है। जब मैं किसी जगह पर आकर एक खास तरह से बैठता हूँ तो लोगों का फट पड़ना स्वाभाविक है। कुछ चिल्लाएंगे, कुछ लोटेंगे, कुछ पागल हो जाएंगे, वरना मेरा क्या उपयोग है? मैं कोई विद्वान नहीं हूं, मैं आपको कोई वेद या ग्रंथ या कुछ और नहीं पढ़ाने वाला। मैं एक भी चीज़ नहीं जानता, ठीक है? मैं जो हूं उसका महत्व ये है कि अगर मैं आकर यहाँ बैठता हूं तो आपके अंदर कुछ थरथराना चाहिए, वरना क्या फ़ायदा है? लेकिन हम इसे रोक कर रखते रहे हैं क्योंकि कुछ प्रतिशत लोग चिल्लाना और लोटना शुरू कर देंगे। कुछ प्रतिशत लोगों को डर लगता है और उन्हें पता नहीं कि क्या हो रहा है, क्योंकि सभी लोग समान संख्या में अनुभवों और कार्यक्रमों से होकर नहीं गुजरे हैं। वहाँ तरह तरह के लोग होते हैं। नए लोग हैं जो आज ही आए हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने सिर्फ ऑनलाइन कार्यक्रम किया है, कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़बरदस्त अनुभवों से होकर गुजरे हैं। सभी एक साथ बैठे हैं, हम न्याय नहीं कर पा रहे हैं। और इन दिनों बस बोलना 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 और चले जाना। हम कोई ध्यान प्रक्रियाएं नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि कुछ लोग वैसे भी चिल्लाएंगे, रोक कर रखो, रोक कर रखो, रोक कर रखो। तो मैंने सोचा कि हम एक समूह बनाएंगे, थोड़ा अधिक एक्सक्लूसिव समूह, जहां वो जो चाहे वो कर सकते हैं। और साथ ही कही गई हर चीज़, दैनिक संदेश, हर दिन जो मिस्टिक कोट रिलीज होती है या कोई कविता जो रिलीज होती है, हर तरह के लोग ट्विटर में, इंस्टाग्राम में, हर तरह के मंदबुद्धि लोग उसके बारे में कमेंट्स कर रहे हैं, एक भी चीज़ समझे बिना। उदाहरण के लिए, अभी यह कविता जीवन, जो मेरे ख्याल से कुछ दिनों पहले रिलीज हुई थी, आपने इसे देखा है? तो ये जीवन के खास पहलू के बारे में बात कर रही है। मगर अब मुझे अमेरिका से कमेंट्स मिलते हैं, इस तरह के समय में सद्गुरु को ऐसी कविता नहीं लिखनी चाहिए। हम सड़क पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लोग कोरोना से मर रहे हैं। अब सद्गुरु कहते हैं सबसे बेचैन लोग इतनी अच्छी तरह आराम करते हैं जब उनसे जीवन निकाल लिया जाता है, मानो एकमात्र अभिशाप जीवन था। ये किस बारे में बात कर रही है और आप किस बारे में बात कर रहे हैं? मैं कह रहा हूं कि आप संबंध खोजने की कोशिश कर रहे हैं रहस्यवाद और आज के समाज में मौजूदा स्थितियों के बीच। तो सामाजिक रूप से ठीक होने की यह भूमिका निभाना, खैर मैं एक स्तर पर इसे निभाता रहूंगा, मगर समय आ रहा है कि ये बहुत महत्वपूर्ण है कि एक ऐसी जगह हो जहां बेरोक टोक अभिव्यक्ति हो सके, राजनीतिक चीज़ों, सामाजिक चीज़ों के बारे में नहीं। बस देखिए, भारतीय संस्कृति में दो पहलू हैं। उन्होंने दो चीज़ों को विभाजित किया, बोध के दो आयाम। एक को श्रुति कहते हैं, दूसरे को स्मृति कहते हैं। श्रुति का अर्थ है, श्रुति का वास्तव में अर्थ है एक बहुत परिष्कृत ध्वनि। तो ध्वनि केवल सुनी जा सकती है, ध्वनि लिखी नहीं जा सकती, ध्वनि समझी नहीं जा सकती, ध्वनि की व्याख्या नहीं की जा सकती, ध्वनि केवल सुनी जा सकती है। इसका सीधा सा मतलब है कि ये प्रत्यक्ष बोध है, ये दोष रहित है, ये जैसा है वैसा ही है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पूरी दुनिया इससे सहमत है या इससे असहमत है, ये जैसा है ये वैसा ही है। ये आध्यात्मिक प्रक्रिया और रहस्यवाद का आयाम है, क्योंकि ये प्रत्यक्ष बोध है।
ये कोई शास्त्र नहीं है, ये कोई धर्म नहीं है, ये कोई फिलॉसफी नहीं है, ये कोई नई विचारधारा नहीं है। ये सिर्फ वो है जिसका आपने अनुभव किया है। स्मृति एक प्रतिबिंब है। समय के दौरान जो एक व्यक्ति का प्रत्यक्ष बोध है, दूसरे लोग उसके बारे में सोचते हैं, उसे कई अलग अलग तरीकों से समझते हैं, उसे उस दिन के लिए सामाजिक रूप से प्रासंगिक बनाते हैं, वो विद्वानों का काम है। तो जब श्रुति और स्मृति में कोई भेद नहीं होता तो तालमेल चला जाएगा, ध्वनि की शुद्धता चली जाएगी। तो हमने सोचा कि हम सद्गुरु एक्सक्लूसिव करेंगे। लोग कमेंट कर रहे हैं सद्गुरु ने हमेशा इंक्लूसिव कहा, वो एक्सक्लूसिव कैसे कर सकते हैं? लोग सीधे डिक्शनरी से अपने शब्द उठा रहे हैं, शुद्ध शब्द, डिक्शनरी के शब्द। तो शायद हम टाइटल बदल सकते हैं। मुझे नहीं पता अगर वे पहले ही एक्सक्लूसिव टाइटल पर बहुत अधिक निवेश कर चुके हैं, लेकिन अगर हम चाहें तो हम इसे सद्गुरु इन क्लोज बना सकते हैं। लेकिन अब कोई आएगा और कहेगा डिक्शनरी में इनक्लोज शब्द नहीं है, तो क्या? जब डिक्शनरी में वैसा कोई शब्द ही नहीं है तो आप इसके बारे में कमेंट्री नहीं कर सकते। ये मेरा शब्द है। एनक्लोज नहीं, इनक्लोज, IN क्लोज, इनक्लोज। वैसे ये मेरा शब्द नहीं है। मुझे लगता है अगर मैं सही हूँ, मुझे इसके बारे में यकीन नहीं है, क्योंकि जब मैं कॉलेज में था तब मैंने इसे पढ़ा था। बहुत पहले की बात है, जब मैं यूनिवर्सिटी में था। अगर मैं सही हूं तो एमिली डिकन्सन ने इस इनक्लोज शब्द का प्रयोग किया था। तो हम इनक्लोज शब्द का उपयोग कर सकते हैं, सद्गुरु इनक्लोज। अगर एक्सक्लूसिव आपको तकलीफ पहुंचा रहा है, और वैसे भी इस एक्सक्लूसिव या इनक्लोज में अगर मेरी कही हर बात को, अगर आप उसे आज की सामाजिक वास्तविकताओं से जोड़ते हैं तो आपको उसमें नहीं होना चाहिए। आपको उसमें नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये स्मृति नहीं है, ये आपके सोचने समझने के लिए नहीं है, ये आपके पचाने के लिए है, खाने और पचाने के लिए है। खाना सिर्फ इसी तरीके से काम करता है। अभी बहुत सारे लोग हैं जो भोजन का विश्लेषण करते रहते हैं और वो हर समय बीमार रहते हैं, क्योंकि आपको खाना होगा और आपको पचाना होगा। वो सिर्फ इसी तरीके से काम करता है, जीवन इसी तरीके से काम करता है। लेकिन सामाजिक वास्तविकताएं अलग हैं। तो हम ये मंच तैयार करना चाहते हैं। शायद अगले कुछ हफ्तों में ये तैयार हो जाए। इसके बारे में अधिक जानकारियां दी जाएंगी। वे शायद इसकी एक छोटी सी कीमत तय करें ताकि उसकी लागत की भरपाई हो सके, लेकिन यह निश्चित रूप से हर किसी की पहुंच के भीतर होगा। लेकिन अगर कोई इतना भूखा है और लेकिन उन्होंने 3 दिन से कुछ नहीं खाया है, अगर उन्होंने 3 दिन से कुछ नहीं खाया है, सिर्फ तभी हम इसे उनके लिए भी मुफ्त कर देंगे। ठीक है? किसी में जानने की भूख इतनी ज़्यादा है कि उन्होंने इसके लिए पैसे दिए और इस भुगतान के कारण वो 3 दिनों तक खा नहीं सके। ये 3 दिनों के भोजन जितना नहीं है, केवल एक समय का भोजन। तो आपने एक समय का भोजन छोड़ दिया और सद्गुरु इनक्लोज के लिए रजिस्ट्रेशन कराया। कोई बात नहीं, ये आपके लिए अच्छा है। अगर आप भूखे हैं तो आप हमेशा चीज़ों को अच्छे से पचाते हैं। योग केंद्र में आप ये बात जानते हैं। तो ये कभी भी शुरू हो सकता है। लेकिन आप में से वो लोग जो, मैं नहीं जानता कि हम कितनी संख्या पर रुकना चाहते हैं, हमने अभी फैसला नहीं किया है, अभी भी चर्चा चल रही है। तो ये पहले आओ पहले पाओ के आधार पर होगा। अगर आप वहाँ होना चाहते हैं तो रजिस्टर कर लीजिए, बल्कि प्री रजिस्टर कर लीजिए। कुछ चीज़ें हैं जो, ठीक है, एक और पेंटिंग चलेगी। Yeah, that's better.
और इसलिए भी क्योंकि वायरस से जुड़ी हुई सेवाएं अभी भी चल रही हैं और ये और भी दूसरे पहलुओं में विस्तार कर रही हैं। ये केवल भोजन देने तक ही सीमित नहीं है, क्योंकि इस साल तमिलनाडु में ग्रामीण शिक्षा शुरू करना एक बड़ी चुनौती होने जा रही है। इस इरादे के साथ हम एक पेंटिंग नीलाम कर रहे हैं जिसे हमने भैरव कहा था, जिसे हमारे भैरव के सम्मान में बनाया गया था, जो दुर्भाग्य से आश्रम में इस वायरस का पहला शिकार था। वो वायरस से नहीं मरा, लेकिन इस वायरस के कारण हम उसके इलाज के लिए एक पशु चिकित्सक को नहीं ला सके और उसका निधन हो गया। तो हम इस पेंटिंग को नीलामी के लिए रख रहे हैं क्योंकि हमें पैसों की ज़रूरत है। इसे बनाने में बैकग्राउंड में गाय का गोबर है, बाकी चारकोल है और हल्दी और चूने का थोड़ा इस्तेमाल भी किया गया है। तो यह पूरी तरह से एक बहुत ही ऑर्गेनिक पेंटिंग है, लेकिन ये ऐसी ही रहेगी। ये एक्रेलिक से बेहतर होगी, ये हमेशा के लिए रहेगी। ठीक है, ये वहां बहुत अच्छी नहीं लग रही है, लेकिन खैर, कुछ और चीज़ें हैं जिनके बारे में हमने बात की थी। कवच, मुझे लगता है कि कवच तैयार है। ये लगभग, क्या वे यहाँ हैं? और साथ ही इसे भारतीय रस वैद्य के साथ बनाया गया है। ये सामान्य ऊर्जा के स्तर को बढ़ाने में बहुत असरदार है और सबसे बढ़कर इसके इस्तेमाल से इम्यूनिटी काफ़ी बेहतर हो जाएगी। वे अलग अलग साइज़ के हैं और अंदर की ओर तांबा होना ज़रूरी है, लेकिन आप में से जो लोग तांबा पहनना पसंद नहीं करते, आप सोने में दिखना पसंद करते हैं, तो आप बाहर सोने की परत चढ़वा सकते हैं। तो कवच भी ईशा शॉप पर उपलब्ध होंगे। इससे पहले कि हम उन्हें भेजना शुरू करें, लगभग 1 हफ्ता लग जाएगा। और ईशा मास्क भी आ गए हैं, अलग अलग डिज़ाइन हैं। अगर आप उनके लिए मॉडलिंग करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। मैंने सोचा था कि मैं आज एक मास्क के साथ आऊँगा, लेकिन क्या वे वहाँ हैं? इस पर योग योग योगेश्वराय मंत्र लिखा है। That's it. ये मेरा मास्क है। और साथ ही इनर इंजीनियरिंग, आप में से उन लोगों के लिए जो दुनिया के दूसरे हिस्सों में हैं, इनर इंजीनियरिंग ऑनलाइन को स्पेनिश और जर्मन में सबटाइटल और फ्रेंच में डब की गई आवाज़ के साथ लॉन्च कर दिया गया है।